कहानी महास्थविर चातक अध्याय 11। उस दिन विद्यासागर महाशय की पुण्यतिथि थी। कहावत है, एक युग में दो महापुरुष नहीं रहते। शायद इसीलिए मेरे इस धाराधाम को धन्य करने के साथ ही विद्यासागर महाशय इस इहलोक को छोड़कर चले गए थे। ज्ञान के उदय होने के साथ ही जिस महामानव की कीर्ति गाथा ने हमारे कल्पनाशील बालमन को आकर्षित किया था, उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। घर पर माता पिता के मुंह से दिन रात विद्यासागर महाशय का नाम ही सुनता था। स्कूल में मास्टरों शिक्षकों से सुनता था, विद्यासागर महाशय ऐसा करते थे। घर पर पिताजी और उनके मित्रों की बातों का लहजा कुछ ऐसा था, विद्यासागर महाशय कहते थे इत्यादि। इन विद्यासागर महाशय को शायद कोलकाता के लोग नहीं पहचानते। इनका जन्म मेदिनीपुर जिले के बीरसिंह गांव में हुआ था। बचपन में कोलकाता आकर उन्होंने अपार कष्ट सहकर शिक्षा प्राप्त की थी। राजनीति की चर्चा या आंदोलन किए बिना भी उनका जीवन स्वतंत्रता का प्रतीक था। उन्होंने केवल मेदिनीपुर में जन्म लिया था, लेकिन कोलकाता उनकी कर्मभूमि थी और यहीं उनका सारा जीवन बीता। इसी की धूल में उनके शरीर के अवशेष मिले हुए हैं। बंगाल की शिक्षा, साहित्य और समाज उनके प्रति अपूर्णीय ऋण से बंधा हुआ है। उनके जीवित रहते हुए बंगाल के, विशेषकर कोलकाता शहर के कितने लोग और कितने परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके उपकार के ऋणी रहे, इसकी संख्या तय नहीं की जा सकती। मेदिनीपुर के लोगों ने उनका स्मृति भवन बनाया है, लेकिन कोलकाता में उनका निवास स्थान विस्मृति की गहराइयों में खो गया है। उनके घर के ठीक सामने जो सरकारी बगीचा है, उसका नाम ऋषिकेश पार्क रख दिया गया है। ईश्वर के बजाय ऋषिकेश के प्रति ही यहाँ के लोगों का आकर्षण अधिक है, ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। फिर भी बंगाल के साहित्यकारों, मेदिनीपुर की विद्यासागर स्मृति संरक्षण समिति और बंगीय साहित्य परिषद को धन्यवाद, जिन्होंने यथाशक्ति विद्यासागर महाशय की स्मृति की रक्षा करने का प्रयास किया है। खैर, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि का दिन था। कोलकाता के छोटे बड़े सभी बंगाली स्कूलों में उस दिन छुट्टी रहती थी। जिस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी, उस दिन घर के भोजन में कुछ इतर विशेष पकवान बनते थे। पिताजी उस दिन स्पेशल बाजार करने निकलते थे। घर के पास के सिमले बाजार न जाकर ऐसे दिनों में वे हमें साथ लेकर माधव बाबू के बाजार जाते थे। उनका उद्देश्य हमें यह सिखाना होता था कि बाजार कैसे किया जाता है। गोलदिघी यानी कॉलेज स्क्वायर के सामने आज जहां विश्वविद्यालय का आशुतोष भवन बना है, उसी जमीन पर माधव बाबू का बाजार हुआ करता था। उस दिन पिताजी को क्या सूझा, वे हम में से किसी को भी साथ लिए बिना अकेले ही माधव बाबू के बाजार चले गए। हम घर पर बैठे बैठे स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद में अपनी जीभ पर सान चढ़ाने लगे, जी ललचाने लगे। समय बीतने लगा। 9 बजे, 10 बजे। घर के ठीक सामने ही विद्यासागर महाशय के स्कूल कॉलेज में भीड़ और शोर शराबा बढ़ने लगा। वहां कंगाली भोजन यानी कि दरिद्र नारायण भोज होने वाला था। उधर 11 बज गए, पर पिताजी का कहीं पता न था। भूख के मारे पेट की अंतड़ियां सचमुच शोर मचाने लगीं। अंत में मां ने हमें जो कुछ भी उपलब्ध था वही खिला दिया। कुछ और देर प्रतीक्षा करने के बाद 1-2 घरों में खबर भेजी गई। 2-4 लोग घर पर आकर जुटने भी लगे। दोपहर के करीब 2 बजे देखा कि 3-4 लोग 3-4 अलग अलग थानों की ओर भागे। कुछ लोग अस्पतालों की ओर भी दौड़े। इधर समय करीब शाम के 4:30 बजे का होगा। घर में एक छोटी मोटी भीड़ जमा हो गई थी। मां भाषण दे रही थीं, जिसका विषय निश्चित रूप से पिताजी ही थे। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि तभी पिताजी का प्राकट्य यानी कि आगमन हुआ। पिताजी का उस समय का चेहरा बिल्कुल भयावह था। सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे और धूप में तप तप कर उनका रंग तांबे जैसा हो गया था। दाहिने हाथ में शिलोंग मछली का एक बड़ा टुकड़ा था। मिट्टी मलने से जैसे हाथ गंदे हो जाते हैं, वैसे ही दोनों हाथों में लगभग कोहनी तक सूखी कीचड़ लगेगी। कमीज पर जगह जगह मछली का खून सूख चुका था। पूरे शरीर से दर दर पसीना बह रहा था। उनका वो रूप देखकर तो सब चौंक उठे, यहां तक कि मां भी हक्की बक्की रह गई। बाद में पता चला कि वे बाजार करके लौट रहे थे। एक हाथ में बाजार का झोला था और दूसरे हाथ में करीब 1.5 सेर का शिलोंग मछली का टुकड़ा। उसी समय हैर साहब के स्कूल के सामने एक चील ना जाने कहां से आई और झपट्टा मारकर उनके हाथ से मछली लेकर रफू चक्कर हो गई। चील के इस अचानक अभद्र व्यवहार से पहले तो वे थोड़े सकपका गए, लेकिन तुरंत ही अपना कर्तव्य निश्चित कर वे उस चील के पीछे दौड़ पड़े। 1.5 सेर वजन लेकर चील ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाती। वो थोड़ा उड़कर किसी छत पर जा बैठती और पिताजी ईंट मारकर उसे उड़ा देते। कोलकाता शहर है, सड़क पर बेकार लोगों की कमी नहीं। कई लोग मजे मजे में उनके साथ चील को ईंट मारने के काम में लग गए। श्रावण के महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा ओलावृष्टि की आशंका करते हैं, लेकिन बिना किसी कारण के छतों पर पत्थरों की बारिश, लोष्ट वृष्टि
होते देख कई मकान मालिकों ने आपत्ति की, जिससे दो एक छोटे मोटे झगड़े होते होते रुक गए। कारण ये था कि पिताजी चील को अपनी नज़रों से ओझल न होने देने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इस तरह पीछा किए जाने पर चील का बच्चा अंत में तिल जला के मैदान में मछली फेंककर अपनी जान बचाकर भागा। एक गहरी सांस छोड़ते हुए और कमीज उतारते हुए पिताजी बोले, बच्चा मेरे हाथ से मछली झपट कर ले जाना चाहता था, बंगाल को नहीं पहचानता। चील की उस धृष्टता को देखकर उसके प्रति सम्मान से हमारा सीना भर गया। इतनी देर बाद माँ ने मुंह खोला, बाजार की थैली कौन से मैदान में फेंका है, जरा ये तो सुनो। अरे रे रे कहते हुए पिताजी ने फिर से जल्दी जल्दी कमीज पहननी शुरू कर दी। जो आगंतुक मेहमान उस समय घर पर मौजूद थे, उन्होंने पिताजी को समझा बुझाकर जैसे तैसे शांत किया। पता चला कि तालतला में किसी के चबूतरे यानी रॉक पर भरा हुआ बाजार का थैला पड़ा रह गया है। इतनी देर बाद पिताजी ने पूछा, तुम लोगों का खाना पीना हो गया? माँ ने कहा, नहीं, सब तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। तो फिर इस मछली का कुछ इंतजाम करो। इस मछली का भला अब क्या इंतजाम होगा? वो चील की जूटी मछली देखी तो दीदी? बुआ जी पास ही बैठी थीं। पिताजी ने एक बार करुण नजरों से चारों ओर देखा और मछली लेकर नीचे की मंजिल पर चले गए। उसके बाद उन्होंने चूल्हे में आग जलाई और मछली धोने बैठ गए। चूल्हा सुलगने के बाद उन्होंने भात चढ़ाया और मछली काटने लगे। प्याज ढेर सारे काटे, कुछ मसाले भी पीसे गए। भात उतारकर मछली की 2-3 तरह की तरकारियां बनी। दिन भर के परिश्रम के कारण भूख भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। स्नान करने के बाद 1 हांडी भात और वो करीब 1.5 सेर चीलमार मछली पेट के हवाले करके वे ऊपर आए और ऑफिस में छुट्टी की अर्जी के लिए एक पोस्टकार्ड लिखा। पिताजी बरामदे में एक चटाई बिछाकर उस पर अधलेटे हुए हैं। माँ एक कमरे की चौखट पर बैठी हैं। दिन भर से उनके पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। पति की किसी बड़ी मुसीबत में फंसे बिना घर लौट आए हैं, इस बात से वे मन ही मन संतुष्ट तो हैं, लेकिन चेहरे पर भारी असंतोष छाया हुआ है। बुआ जी माँ से थोड़ा दूर और पिताजी के काफी करीब बैठी हैं। हम दबे पांव फुड़ुक फाड़ुक सावधानी से इस कमरे से उस कमरे में आ जा रहे हैं। एक बार सामने पड़ते ही पिताजी बोले, स्थिविर, एक सीप झिनुक लेकर आ और मेरी पीठ की घमौरियां रगड़। सीप लेकर मैं पिताजी की पीठ की घमौरियां रगड़ने लगा। कुछ देर तक सब चुपचाप रहा। अंत में पिताजी ने ही बात शुरू की। बुआ जी को संबोधित करते हुए बोले, दीदी कुछ कहने ही रही हैं? विशेष टिप्पणी, लेखक ने यहां घर के उस भारी लेकिन मूक तनाव को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से पकड़ा है। एक तरफ मां का मान अभिमान, दूसरी तरफ पिताजी की थकान और बीच में बच्चों की सहमी हुई हलचल। ये किसी भी पारंपरिक भारतीय घर का एक चिरपरिचित दृश्य। बुआ जी जैसे इसी बात के इंतजार में थीं। वे स्वभाव से अत्यंत शांत और धैर्यवान महिला थीं। पिताजी की बात सुनकर धीरे धीरे कहने लगीं, क्या कहूं भाई, तुम्हारी अकल देखकर मैं हैरान हूं। चील झपट्टा मारकर हाथ से मछली छीन ले गई और तुम सारा दिन उस चील के पीछे पीछे भागते रहे। ये तो बिल्कुल किस्सा कहानी जैसी बात हो गई। अब मैं और क्या कहूं बताओ। पिताजी चुपचाप आंखें बंद किए सीप से घमौरियां रगड़ने के आराम का आनंद लेने लगे। उन्होंने बुआ जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस पूरी घटना के भीतर उन्हें किसी भी तरह की अस्वाभाविकता या अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ा कर करना नजर नहीं आ रही थी। सच तो यह है कि इस घटना का पिताजी के चरित्र के साथ ऐसा तालमेल था कि हमारे मन में भी ये कोई बहुत बेतुकी या अटपटी बात नहीं लग रही थी। कुछ देर फिर सब शांत रहा। बुआ जी ने फिर शुरू किया, लोगों के उपकार के लिए जीवन जोखिम में डालो। हालांकि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिर पर इस संसार परिवार की जिम्मेदारी है। तो उसका एक अर्थ समझ में आता है, लेकिन यह कैसी तुच्छ और नीच प्रवृत्ति, उंच वृत्ति है। पिताजी कुछ देर चुप रहकर बोले, इससे भी लोगों का उपकार होगा, आप देख लीजिएगा दीदी। बुआ जी ने कहा, इसमें लोगों का क्या उपकार होगा, ये मेरी समझ के बाहर है। खैर, मेरी छोटी बुद्धि। पिताजी झटके से उठकर बैठ गए और जोश में बोले, ये चील अब किसी भी जन्म में इंसान के हाथ से दोबारा कुछ झपटने की हिम्मत नहीं करेगी। इसमें लोगों का कम उपकार नहीं होगा दीदी। माँ अब तक चौखट पर बैठी बैठी कुड़ रही थीं। अब वे आगे बढ़कर बुआ जी के पास बैठ गईं और कहने लगीं, जानती हैं दीदी, इल्लत जाए न मोए, स्वभाव जाए न धोए। अर्थात गंदी आदतें मरने पर भी नहीं जाती और स्वभाव धोने से नहीं छूटता। ये इनका स्वभाव है। जानती हैं दीदी, एक बार हम पद्मा नदी में नाव से जा रहे थे, तब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। नाव गुण खींचकर रस्सी के सहारे किनारे से चल रही थी। नाव के ऊपर सिर्फ मांझी पतवार पकड़े बैठा था। मैं छप्पर अर्थात छई के भीतर बैठी सब्जी काट रही थी और ये बाहर चूल्हे पर इलिश मछली भून रहे थे। एक बार पीछे मुड़कर देखा तो आदमी गायब था। 2-1 बार पुकारा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं बाहर निकल आई। आखिर आदमी के स्वभाव को पहचानती हूं ना।
मांझी से पूछा, ओ मांझी, बाबू कहाँ हैं? मांझी तो एकदम हक्का बक्का रह गया। ये जीता जागता आदमी कहाँ ओझला हो गया? इधर उधर देखते देखते नजर पड़ी तो देखा कि काफी दूर पानी के बीच वे एक बार ऊपर उठ रहे हैं और एक बार डूब रहे हैं। रोको रोको, नाव रोको। लेकिन मांझी तो तब नाव की रस्सी गुण खींच रहे थे, उन्हें भला क्या सुनाई देता। बड़ी मुश्किल से जब मांझी ने उन्हें रोका तब वे तैरकर नाव पर चढ़े। मामला क्या था? पता चला कि खुरपी न जाने कैसे पानी में गिर गई थी और वे उसे बचाने के लिए कूद पड़े थे। अच्छा बताइए तो दीदी, उस खुरपी को निकालकर उन्होंने किस इंसान का भला किया? ये स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव। पिताजी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, वो असम की खुरपी थी, दाम 3 पैसे। माँ गुस्से में वहां से उठी और बड़बड़ाती हुई नीचे चली गईं। उस दिन का वो हंगामा अगर शाम के थोड़ा और करीब होता तो मजा आ जाता, लेकिन हमारे भाग्य में वैसा नहीं था। शाम तक एक नींद लेकर पिताजी ताज़ा उत्साह के साथ हमें पढ़ाने बैठ गए। उस दिन की उन चपत और धमाकों में मधुर रस की मात्रा कुछ अधिक ही महसूस होने लगी। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।